हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। देखिए, हम लोग यहाँ पे बिहार प्राचीन काल का इतिहास यानी बिहार के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जान रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, और इससे पहले का जो इतिहास है वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध में, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के साथ मिलकर अपने एक साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जब नंद वंश से जब घनानंद से युद्ध कर रहा था, तो उस समय नंद सेना का जो सेनापति था उसका नाम भददसाल था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, भददसाल, ठीक है, क्या नाम था? नंद वंश के सेनापति जो चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था, उसका नाम था भददसाल। अब देखिए, वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, परंतु उन पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अशोक के अभिलेख दो तरह के मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है लिखित और एक मिलता है अलिखित। ठीक है, जिसपे कोई लेख नहीं होता है वो अलिखित, मतलब उस पे कोई भी लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और एक मिलता है लिखित स्तंभ लेख, जो धम्म प्रचार के लिए लिखा गया है। ठीक है, जैसे रूमनदेह स्तंभ लेख जो लुम्बिनी में मिला है, तो उसमें क्या है, वो धम्म प्रचार के लिए उन्होंने एक अभिलेख स्थापित करवाया था। उसी तरीके से हमें जब वैशाली में अशोक के वैशाली और पाटलिपुत्र से अभिलेख मिले हैं, वो उस पर कोई लेख नहीं है, वो अलिखित अभिलेख है। ठीक है, तो ये वैशाली और ये देखिए पाटलिपुत्र, ये न सिर्फ बिहार पीसीएस के लिए बल्कि वो और भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ से अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर की पहाड़ियों पे, ठीक है, और बराबर की पहाड़ियां कहाँ पे है? गया जिले में है। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियां गया जिले में है। ठीक है, और यहाँ से अशोक के गुहा लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का इतिहास बताया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने उसमें जब आपको कला के बारे में, मौर्य कला के बारे में बताया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे स्थापत्य कला के अंतर्गत गुहा अभिलेख आते हैं। तो गुहा कला क्या होता है? जो बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को काट कर उस पे जो अभिलेख लिखे जाते थे वो गुहा लेख होते हैं। ठीक है, तो वो जो चट्टानों को काट कर रहने लायक यानी निवास के लिए बनाए जाते थे, वो गुहा स्थान होता है। और अशोक ने और उसके पुत्र दशरथ ने वो गुहा, वहाँ पे गुहा अभिलेख मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पे आजीविकों के लिए गुहा दान दिया था। ठीक है, वहाँ पे पत्थरों को काट कर वास करने के लिए, निवास करने के लिए बनवाए थे, तो वहीं पे वो अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है जो यश, कृति, गुणगान या धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो लेख लिखवाए जाते हैं वो अभिलेख होते हैं। तो जब अशोक ने आजीविकों को दान देने के लिए जो अभिलेख बनवाए थे, तो वो गुहा लेख कहलाता है। और ये कहाँ पे था? बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, और बराबर की पहाड़ियाँ गया जिले में है। अब सासाराम से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लघु शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, सासाराम से। और चंपारण से भी एक लघु शिलालेख प्राप्त होता है। अब देखिए, मेगस्थनीज के इंडिका। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिका से भी, इंडिका अपने मूल रूप में तो नहीं है, लेकिन इंडिका के जो
कुछ बचे हुए अंश हैं और जो इसी के आधार पे और भी लेख लिखे गए हैं, उसके आधार पे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी एक प्रश्न बनता है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की है। ठीक है, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न बनता है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है, और मौर्य वंश की जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था। मतलब जब मैंने आपको प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन बताया, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया है। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ कि देखिए, नगर प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन आता है। ठीक है, तो नगर प्रशासन में क्या था कि नगर प्रशासन में 6 समितियां थी। ठीक है, नगर प्रशासन के अंतर्गत देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कई भागों में विभाजित था। उसमें से एक है नगर प्रशासन, और नगर प्रशासन को 6 समितियां संगठन के रूप में बनाया गया था, और उसी में एक एक समिति में 5-5 सदस्य थे, तो कुल 30 सदस्य थे। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व कितने नागरिकों पे था? ठीक है, तो 30 नागरिकों पे था, जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये बीपीएससी में 1-2 बार पूछा भी हुआ है कि पालीब्रोथा किसका नाम है? पाटलिपुत्र का। और मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का, पालीब्रोथा का समीकरण किससे किया जाता है? पाटलिपुत्र से। ठीक है, और देखिए, पाटलिपुत्र से ही राजप्रसाद मिला है। चंद्रगुप्त के जो हमें राजमहल या राजा प्रसाद मिलता है वो बहुत ही भव्य मिलता है। ठीक है, तो और ये लकड़ी के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो कहाँ से मिला है? कुम्भरहार पटना के पास है, वहां से प्राप्त हुए हैं। और इसे खोजने का श्रेय किसे जाता है? स्पूनर को जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजप्रासाद खोजने का श्रेय किसे है? स्पूनर को। ठीक है, अब देखिए, अशोक के गया के निकट बराबर की पहाड़ियों पर सुदामा गुहा का निर्माण करवाए थे। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि बराबर की पहाड़ियों पे अशोक के द्वारा 4 गुहा निर्मित करवाए गए थे। देखिए, कर्ण गुहा, ठीक है, सुदामा, ठीक है, और विश्व झोपड़ी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विश्व झोपड़ी, और एक और है कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चापर। ठीक है, ये 4 अशोक के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और देखिए, ये कभी कभी नाम भी पूछता है, और कभी कभी यहाँ से सिर्फ एक नाम पूछ कर कि ये किसके द्वारा निर्मित है ये भी पूछता है। तो ये याद करना है। ठीक है, कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चापर या चापल, ये अशोक के द्वारा निर्मित है। और अशोक के पौत्र, ठीक है, अशोक के पौत्र दशरथ थे। ठीक है, तो मैंने बताया दशरथ के द्वारा ही एक निर्मित कराया गया है। देखिए, नागा अर्जुनी पहाड़ी, वही बराबर के पहाड़ियों के निकट ही एक और पहाड़ी है, नागा अर्जुनी पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पे 3 गुफाएं निर्मित करवाई गई हैं जो कि आजीविकों को प्रदान की गई थी। ठीक है, और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है गोपी गुहा। ठीक है, सॉरी, गोपी गुहा। ठीक है, गोपी गुहा इंपॉर्टेंट है। और अशोक के द्वारा कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चापर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, सुदामा गुहा का निर्माण शासन के 12वें वर्ष में निर्माण करवाकर उसको आजीविकों को दान दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, पाटलिपुत्र से प्राप्त 2 यक्ष मूर्तियां,
ठीक है। दीदारगंज से प्राप्त चमरधारिणी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। तो मौर्य कला में एक आता है लोक कला, ठीक है, लोक कला, और इसी लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां आती हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से 2 यक्ष की मूर्तियां और दीदारगंज से चमरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति लोक कला के उत्तम प्रतीक है, ठीक है। पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण। अब देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, ठीक है। तो बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और पुष्यमित्र शुंग जब बृहदर्थ की हत्या करता है और उसके बाद कितने में करता? 185 ईसा पूर्व, ठीक है। और 185 ईसा पूर्व में मगध पे शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र पे जब पुष्यमित्र शुंग, मगध पे के पाटलिपुत्र उस समय राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र पे जब पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहा था उस समय यवनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिका से पता चलता है, इसका जो सोर्स मिला है वो इंडिका है। इंडिका से हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र पे जब पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहा था उस समय यवनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और देखिए कुषाण, तो ये क्वेश्चन बनता है कि यवनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था, ठीक है। कुषाण नरेश मगध पर विजय प्राप्त की थी। कुषाण नरेश ने मगध पे विजय प्राप्त की थी और वह अपने साथ अश्वघोष को, ठीक है, बिहार से, मतलब कुषाण वंश के शासक बिहार मगध साम्राज्य पे विजय प्राप्त कर ली और वहां से अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर ले गया था, ठीक है। वो अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये आज के लिए ये इतना ही था। अब इसका अगला भाग जिसमें कुछ और बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, तो ये अब अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही है। देखिए, अगर एक साथ हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही मैं समझा रही हूँ, 10-10 पॉइंट लेकर, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो ये इतना ही था। अगर आपका मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।